नमस्ते सभी लोगों को। आज फिर से स्वागत है सभी लोगों का। और आज हम फिर से बुक पढ़ रहे हैं। हमारी बुक है सवाल ही जवाब हैं और कैसे हाँ तक पहुँचें। अब उसमें हमने 3 पार्ट तो पढ़ लिए हैं, अब आगे चल रहे हैं। ब्रूनो ने किस प्रकार से आगे की बातचीत की। सो आप सभी लोगों के लिए मैं इसे आगे पढ़ रहा हूँ। किस तरह ब्रूनो ने एक सख्त चने को फोड़ा। ब्रूनो एक इंजीनियर था जो एक एसोसिएशन में दूसरे इंजीनियरों के साथ काम करता था, जिसमें जिम भी शामिल था। ब्रूनो ने 1 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया था और उसकी नज़र में यह इंजीनियरिंग के रोजमर्रा के रूटीन से बाहर निकलने का बढ़िया अवसर था। उसे बड़े क्षितिज की तलाश थी। क्षितिज का मतलब होता है कि आप दूर तक देख सकें, जहां आपका खुद का साम्राज्य हो, जहां आप खुद आजाद होकर घूम सकें। ब्रूनो ने जिम से कई बार व्यावसायिक अवसर का जिक्र किया था, पर हर बार उसे ठंडी प्रतिक्रिया मिली। ठंडी प्रतिक्रिया का मतलब समझते हैं, आप किसी से बात करते हैं और वो बात को इधर उधर कर देता है और उस बात के बारे में हम करके छोड़ देता है। जिम की बहन इन योजनाओं में से एक में शामिल थी। उसने भी जिम को उसमें शामिल करने का प्रयास किया था, पर जिम ने कोई रुचि नहीं ली थी, क्योंकि वह अपने आप को एक इंजीनियर मानता था, सेल्समैन नहीं। ये एक बड़ी बात है कि अपने आप को इंजीनियर मानना और सेल्समैन नहीं। और वह अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता था। अक्सर ऐसा हम लोगों के साथ होता है। हमें लगता है कि हमने किसी को यदि ज्वाइन कराया तो वो परेशान होगा, हमारे बार ज्वाइन कराने के लिए हम जाने लगे तो वो परेशान होगा हमारे बार बार जाने से। और बार बार जाने से परेशान होगा, इसी वजह से हम उनके पास नहीं जाते, हम रुक जाते हैं। तो एक शाम कॉफी पीते पीते ब्रूनो ने सहजता से अपना नया बिजनेस कार्ड निकाला, जिसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची छपी हुई थी। जिम ने कार्ड देखा, जिस पर ब्रूनो के नाम के नीचे नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन छपा हुआ था। यानी कि ये तो एक बड़ा काम हुआ। किसी ने सोचा नहीं होगा कि इसके नीचे इसका ओहदा यानी पद लिखा होगा। और पद के रूप में क्या लिखा? नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सवाल जवाब शुरू हुए। ब्रूनो ने पूछा, जिम, क्या तुम जानते हो कि नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है? जिम: हाँ, जैसा मैंने बताया था, मेरी बहन भी इसी बिजनेस में थी। यह एक तरह की पिरामिड योजना है ना? ब्रूनो: लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रूनो ने बिजनेस कार्ड को पलटकर प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची जिम के सामने रख दी। अब ब्रूनो कहते हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी जिम? जिम: मैं सोचता हूँ अपना स्वयं का बिजनेस और दूसरों की सहायता करना। आपने इन्हीं दोनों को क्यों चुना? जिम: मैं बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहूंगा क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की चक्की में तकरीबन 20 साल से पिस रहा हूँ। अगर मैं नेटवर्किंग में शामिल होता हूँ तो इस प्रक्रिया में दूसरों की सहायता करना चाहूंगा। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं इस कमेटी के लिए स्वेच्छा से काम कर रहा हूँ। ब्रूनो: यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जिम: जैसा मैंने कहा कि मैं भी भविष्य में मुझे उसी पुरानी चक्की में पिसना होगा। आप जानते ही हैं यह किस तरह का काम है। ब्रूनो: मैं इन दिनों अपने रिटायरमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ और यह दुखद है। मैं कुछ और करना चाहूंगा। 48 साल की उम्र में यह एक बहुत बड़ा खतरा है जो उठाने में मुझे डर लगता है। ब्रूनो: अच्छा, अगर यह आपका अपना बिजनेस ना हो तो उसके क्या परिणाम होंगे? जिम असहज होते हुए: जैसा मैंने कहा, मुझे उसी चक्की में पिसना पड़ेगा। मेरे पास वही पुराना रूटीन जीवन होगा। हमारी उम्र के कई लोग इसी तनाव के कारण मर जाते हैं। अगर मेरे पास अधिक समय रहे तो मैं अपने बेटे के स्कूल की अभिभावक समिति में शामिल होना चाहूंगा। मैं अपनी वर्कशॉप में अधिक समय बिताना चाहूंगा और स्वयं के निर्णय लेना चाहूंगा। मैं मालिक हूँ। मैं अपनी जिंदगी को दूसरों के निर्णय नियंत्रण में देखते देखते थक चुका हूँ। इससे आप चिंतित क्यों होते हैं? ब्रूनो ने पूछा। जिम ने कहा, क्योंकि अगर मेरे पास समय होगा तो मैं चीजों को दूसरी तरह से करना चाहूंगा। मैं ज्यादा अच्छी तरह से जीना चाहूंगा और काम कम करना चाहूंगा। जीवन शैली बदलने के लिए मैं स्वयं के लिए कुछ करना चाहूंगा। दोनों पूछते हैं, नेटवर्किंग बिजनेस बना ही इस तरह से है कि आपको यहाँ सब चीजें एक साथ मिल जाती हैं। यह आपको अधिक समय, आर्थिक स्वतंत्रता देता है। स्वयं का बिजनेस शुरू करने के
तथा दूसरों की सहायता करने के अवसर देता है, और वह भी नए करियर की शुरुआत के जोखिम के बिना। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इससे मुझे क्या लाभ हुए। ब्रूनो ने बाकी और बातें कही ही नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता, अधिक स्वतंत्रता बताई, समय बताया, खुद का बिजनेस बता दिया, दूसरों की सहायता जिसमें वो खुद क्या था, इंटरेस्टेड था। ये बहुत बड़ी बात है। कौन इंटरेस्टेड था? जिम। तो सामने वाला जिन चीजों में इंटरेस्टेड हो उन्हीं चीजों के बारे में बात करने के बारे में इन्होंने बताया। ब्रूनो 1 साल से भी अधिक समय से जिम को बिजनेस में शामिल करने का असफल प्रयास कर रहा था। जब ब्रूनो ने 5 ठोस सोने के सवालों का रहस्य सीख लिया, तो उसने महसूस किया कि साल भर से वह जिम को यह बताने का प्रयास कर रहा था कि जिम को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। यह ब्रूनो का विचार था, जिम का नहीं। ब्रूनो के कार्ड के पीछे दी गई सूची और 5 ठोस सोने के सवालों ने जिम को यह बताने का मजबूर कर दिया कि वह बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहेगा। जब जिम ने बिजनेस की योजना देखी, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूछा, यह मुझे आज से पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? इसका जवाब यह था कि इसके पहले उसे यह बताया गया था कि उसे क्यों शामिल होना चाहिए, परंतु इससे पहले किसी ने उससे उसके प्राथमिक प्रेरणा घटकों के बारे में पूछा ही नहीं था। एक बड़ी बात है, हम सिर्फ अपनी ही बातें कहते रहते हैं, उनके अंदर के जवाब सवाल को हम उठाते ही नहीं हैं। एक और घटना है, किस तरह दांत के डॉक्टर का ऑपरेशन हुआ। बताओ, दांत के डॉक्टर का ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन तो हम कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, डॉक्टर कर रहे हैं, तो डॉक्टर का ऑपरेशन हो गया। कैसे हुआ? ये घटना मेरे साथ हुई। 40 वर्षीय फ्रैंक मेरा दंत चिकित्सक चिकित्सक था। उसके पास समुद्र तट पर $10 लाख का आलीशान बंगला था, एक शानदार कार थी, और वह हमेशा व्यस्त रहता था। अधिकतर लोगों की राय में वह बहुत सफल व्यक्ति था। एक दिन जब मैं स्थानीय शॉपिंग सेंटर में था, तब मैंने उसे कॉफी हाउस में बैठे देखा। मैं भी काफी कॉफी पीने के लिए उसके पास जा पहुंचा। एलन प्लीज अपने बारे में बता रहे हैं। एलन कहते हैं, काम धंधा कैसा चल रहा है फ्रैंक? फ्रैंक उत्साहहीन होकर, ठीक ही है। एलन मजाकिया अंदाज में, फ्रैंक आप समुद्र तट पर रहते हैं, आपके पास ढेर सारा काम है, और आप ढेर सारा पैसा कमाते हैं, फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। फ्रैंक, मेरे ख्याल से यह जिंदगी गुजारने के लिए पर्याप्त है। एलन, अच्छा फ्रैंक, अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो इसे छोड़कर कुछ और शुरू क्यों नहीं कर देते? फ्रैंक कहते हैं, मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा एलन। एलन कहते हैं, क्यों नहीं? फ्रैंक यथार्थपूर्ण स्वर में, क्योंकि मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, हमेशा दांतों का डॉक्टर था, मैं यही कर सकता हूँ। एलन थोड़ा रुचि लेते हुए, अच्छा, फ्रैंक आपने दांतों का डॉक्टर बनने का फैसला कब किया? फ्रैंक, तब मैं 18 साल का था और विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। मैंने चिकित्सा में दाखिला नहीं लिया, और दंत चिकित्सा मेरा अगला विकल्प था। चिकित्सा में दाखिला नहीं लेने का मतलब है कि यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा ये समझना पड़ता है कि कई अलग अलग प्रकार की पढ़ाइयाँ हैं। उन पढ़ाइयों में यदि मेडिकल की पढ़ाई के बारे में बात करें, तो उसके अंदर कई प्रकार की पढ़ाइयाँ आती हैं। कोई हार्ट का पढ़ाई करता है तो सर्जन बनता है, कोई ट्रीटमेंट करता है, कोई फिजिशियन होता है, इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो एक सामान्य रूप से मेडिकल की पढ़ाई करने की वाली बात थी, उन्होंने दाखिला नहीं लिया, और जो दांतों की चिकित्सा वाला विकल्प था वो उनका अगला विकल्प था। एलन फिर पूछते हैं, क्या आपको दांतों का डॉक्टर बने रहना अच्छा लगता है फ्रैंक? फ्रैंक झटके से बोलते हैं, सच कहूं तो नहीं, पर इससे बिल चुक जाते हैं, यानी कि अपने सारे खर्चे चल जाते हैं। एलन, फ्रैंक अगर कोई 18 साल का लड़का आपकी सर्जरी में आकर आपसे कहे कि अगले 20 साल में आपको अपनी जिंदगी किस तरह से जीनी चाहिए, तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे? फ्रैंक हंसते हुए कहते हैं, 18 साल का अनुभवहीन युवक 44 साल के अनुभवी आदमी की जिंदगी के बारे में क्या समझ सकता है? फिर एलन कहते हैं, तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे? फ्रैंक, बिल्कुल भी नहीं। एलन, फिर अभी आप उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? यानी एलन उस समय पर 18 साल के थे जब उन्होंने फ्रैंक से यह बात की। चर्चा एकदम से रुक गई। फ्रैंक अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि 18 साल के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र के क्षणिक निर्णय ने से 44 साल की उम्र के
उम्र में उसके जीवन की दिशा नियंत्रित हो रही है। मैं देख रहा था कि यह सवाल उस पर कितना प्रभाव डाल रहा था, और यह इतना अच्छा अवसर था जिसे मैं खोना नहीं चाहता था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना बिजनेस कार्ड निकाला, जिसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची छपी हुई थी। एलन ने फिर कहा, फ्रैंक, इस सूची पर नजर डालें। आपकी नजर में जिंदगी की पहली प्राथमिकता कौन सी है? लंबी खामोशी के बाद उसने अंततः जवाब दिया, ज्यादा खाली समय। एलन पूछते, आपने इसी विकल्प को क्यों चुना? फ्रैंक कहते हैं, मैं हर रोज सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, ताकि 8:30 बजे से पहले मरीज देखने के लिए तैयार हो सकूं। मैं शाम 6 बजे तक काम करता हूँ, और पूरे दिन उन लोगों की शिकायतें और तकलीफें सुनता रहता हूँ जो मुझे देखकर खुश नहीं होते। मेरे पास खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए कभी समय नहीं होता, सप्ताह के अंत में भी नहीं। मैं इतना थक जाता हूँ कि मैं कोई भी महत्वपूर्ण काम करने की हालत में नहीं होता। फुर्सत एक ऐसी चीज है जो मेरे पास कभी होती ही नहीं है। एलन, यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, फ्रैंक? फ्रैंक असहज होते हुए, जैसे मैंने कहा कि मेरा जीवन मिनट से मिनट तक के टाइम टेबल के अनुसार चलता है। मैं सोचता हूँ कि काश मैं किसी स्कूल में टीचर होता, ताकि मेरे पास ज्यादा समय होता और ढेर सारी छुट्टियां होती। एलन, यानी दंत फ्रैंक कहते हैं, दंत चिकित्सा वैसी नहीं है जैसा इसे समझा जाता है। जब मैंने पहली बार इसमें कदम रखने का फैसला किया था, फ्रैंक 5 मिनट तक भावविह्वल होकर उस कैद खाने के बारे में बातें करता रहा, जिसमें दंत चिकित्सा ने उसे कैद कर रखा था। एलन फिर पूछते हैं, अगर आपको ज्यादा समय नहीं मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे, फ्रैंक? फ्रैंक हताशा भरे स्वर में, मुझे अपनी पूरी जिंदगी सर्जरी करते करते ही काटनी पड़ेगी। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मेरे पास उनके लिए समय नहीं है। मेरी पत्नी का कहना है कि मेरी तनावपूर्ण स्थिति से वह भी काफी तनावग्रस्त रहती है। फ्रैंक का चेहरा पीला पड़ रहा था। उसकी आंखें डबडबा आई थीं। मुझे लगा कि वह फूट फूट कर रोने वाला है। 20 साल में पहली बार वह अपने दिमाग में मौजूद विचारों को शब्दों में व्यक्त कर पा रहा था। एलन धीमे से पूछते हैं, आप इससे चिंतित क्यों होते हैं, फ्रैंक? फ्रैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जवाब दे भी नहीं सकता था, क्योंकि वह काफी चिंतित था। वह बस चुपचाप वहां बैठा रहा। मैंने ज्यादा जानकारी के लिए उस पर दबाव नहीं डाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह इसे झेल पाएगा। इसके अलावा मुझे कॉर्नफ्लेक्स खरीदने चाहिए थे, न कि फ्रैंक की जिंदगी को बदलना चाहिए था। 3 महीने बाद मैं फ्रैंक से उसकी सर्जरी में फिर से मिलने गया। उसकी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि वे बाहर गए हुए थे। वे एक सोमवार को लौटकर आए थे, और उन्होंने घोषणा की थी कि उनका एक दोस्त उनकी जगह चिकित्सा करेगा, और वे खुद छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। किसी ने भी उन्हें 3 महीनों से नहीं देखा था। 1 साल बाद मैंने सुना कि फ्रैंक अमेरिका में कमीशन पर मोटेल बेच रहा था, और वह काफी खुश है। मैं आज भी नहीं जानता कि फ्रैंक कहाँ है या वह क्या कर रहा है, पर यहाँ जो कुछ हुआ वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि यह तकनीक कितनी शक्तिशाली हो सकती है, और किस तरह आप उन लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं जिनकी आपको कतई उम्मीद नहीं होगी। हो सकता है कि कहीं पर फ्रैंक का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो। ये एक उदाहरण दिया इन्होंने, बताने का प्रयास किया कि यदि हम बात करें तो बात को कुछ इस तरह का रूप दे सकते हैं कि एक व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो व्यक्ति जो केवल समस्या के ऊपर फोकस था, उसने उस समय हुए वार्तालाप में से अपने लिए समय निकाल लिया। उसने अपने लिए निर्णय ले लिया कि वो क्या कर सकता है, और वो करने के लिए आगे बढ़ गया। एक और वाकया देखते हैं यहाँ। ऐसा ग्राहक जिसकी कोई प्राथमिकता ही ना हो। कई बार आपसे ऐसे लोग भी टकराएंगे। आप 9 के 9 कारण गिनाएंगे, लेकिन उनमें से एक भी कारण उनका नहीं होगा। कभी कभार आपका किसी ऐसे संभावित ग्राहक से पाला पड़ता है जिसकी कोई प्राथमिकता ही नहीं होती। हम कभी कभी उन्हें इस प्रकार से संबोधित करते हैं कि वो निकम्मे नाकारा लोग हैं। उनका जीवन के प्रति कोई उद्देश्य ही नहीं है। कई लोगों के पास प्राथमिकता दो कारणों से नहीं होती। पहला कारण तो यह है कि उनकी सचमुच कोई प्राथमिकता होती ही नहीं है, और नंबर 2 या नंबर 3 प्राथमिकताएं भी नहीं होती हैं। इस तरह के मामले में उन्हें धन्यवाद दें, नमस्ते बोलें, और अगले संभावित ग्राहक की खोज में चल दें। अपना समय ऐसे लोगों के साथ बर्बाद ना करें जिनके पास कोई आशा, सपना या प्राथमिकता ना हो। दूसरा कारण यह होता है कि वे प्राथमिकता चुनने में इसलिए भी डरे हुए हो सकते हैं
क्योंकि उन्हें इसके अनुसार काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा, यानी कि कामचोर किस्म के लोग। इस तरह के संभावित ग्राहकों से कैसे निपटा जाए? आप आपको जगह पर रखते हैं, आप पूछते हैं संभावित ग्राहक से, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? संभावित ग्राहक, सच कहूं तो इनमें से कोई भी नहीं। आप फिर से पूछते हैं, कोई भी नहीं? संभावित ग्राहक, नहीं, इनमें से कोई भी अभी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप सामान्य रूप से फिर पूछते हैं, अच्छा, अगर इनमें से कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो कौन सी होती? संभावित ग्राहक, अगर कोई प्राथमिकता महत्वपूर्ण होती तो शायद आर्थिक स्वतंत्रता ही होती। यानी किसी तरह से आपने उनको विजन लेने पर मजबूर कर दिया, ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो जो नहीं सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके जहन में है, मगर शायद वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते। फिर भी जब आपका एक सवाल गया तो उस सवाल के आधार पर उन्होंने अपनी बात कह दी। आपने पूछा, आर्थिक स्वतंत्रता ही क्यों? संभावित ग्राहक कहते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे का होना काफी महत्व रखता है। और इस तरह से करके बात आगे बढ़ जाती है। जब ये बात हो गई तो अब आप ठोस सोने के सवालों को पूछना जारी रख सकते हैं, और पक्की बात है वो जवाब देंगे। मौन की शक्ति। मौन की शक्ति, सवाल पूछने के बाद जब तक आपका संभावित ग्राहक अपना जवाब पूरा ना दे दे, आप एकदम चुप रहें। देखिए, मैंने बहुत बार आप लोगों से इस बारे में बात की है, और वो बात सिर्फ यही है कि मैंने हर बार आपसे बात की, बताया कि हम लोगों को बहुत ज्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए कि हम बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। सुनना एक बहुत बड़ी शक्ति है, और सुनना एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुने। लोगों को ज्यादा सुनने से उन्हें आप पर विश्वास होने लगता है कि हाँ, आप उनके प्रति किसी भी प्रकार से पूरी तरह से चिंतित हैं। तो मौन की बड़ी शक्ति होती है। सवाल पूछने के बाद जब तक आपका संभावित ग्राहक अपना जवाब पूरा ना दे दे, आप उनकी तरफ देखते रहें और एकदम चुप रहें। प्राथमिकता चुनने में उसकी सहायता करने के सारे प्रलोभनों पर काबू पाएं अपनी तरह से। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको नहीं लगता ये हो सकता है, ये भी तो होना चाहिए, लोगों का तो ये भी होता है, ऐसे नहीं, रुकना है। प्राथमिकता चुनने में उसकी सहायता करने के सारे प्रलोभनों पर काबू पाएं, क्योंकि यह विचार पूरी तरह उसका होना चाहिए, आपका नहीं। उसे आपको बताना चाहिए कि वह आपके बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहता है। संभावित ग्राहक के जीवन में शायद पहली बार किसी ने उससे इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, और उसे खुद जवाब देने का अवसर दिया होगा। अगर आपके संभावित ग्राहक से पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए किसी ने सब पूछा होगा, तो भी शायद पहली बार ही किसी ने उससे यह सवाल पूछकर चुप्पी साधी होगी। आपके संभावित ग्राहक के जवाब उस प्रतिबद्धता के बारे में भी बताएंगे जो वह बिजनेस में लंबी अवधि के लिए अपनाएगा। यदि हमने चुप रहकर, शांत रहकर वो बात की, तो शायद वो अपनी तरफ से जो कहेगा वो वचन होंगे। तो ये जरूरी है कि वो अपनी तरफ से वचन दे। भेड़ों को बकरियों से अलग कैसे करें? 5 ठोस सोने के सवाल के जवाब में संभावित ग्राहक जितनी गंभीरता से और गहराई से देगा, संभावित ग्राहक उन सवालों के जवाब जितनी गंभीरता और गहराई से देगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वह व्यवसाय में कितना प्रेरित और प्रतिबद्ध रहेगा। अब ये समझना है कि वो बहुत इंटरेस्टिंगली सारी चीजें कर रहा है, तो हमें भी पता लग रहा है कि उससे हम जान जाएंगे कि हाँ, ये हमारे साथ काम करने को उतना तैयार है। तब हम उसे अपने नोट्स में ले लेंगे, और हम जो काम करेंगे तो वो एक नीतिबद्ध रूप से होगा। यदि उसके जवाब लापरवाहीपूर्ण, अविश्वसनीय या असंतोषजनक हों, तो आपको सावधानी से यह सोचना होगा कि आपको उसे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करने का निमंत्रण देना चाहिए या नहीं। ये बड़ी बात है। उठाया, किसी को भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दे, उसको भी ज्वाइन करा दे, इससे पता क्या होता है? इससे सिर्फ एक ही बात पता लगती है। यदि आप ऐसा करते हैं कि किसी को भी ज्वाइन कराते रहते हैं, कराते रहते हैं, कराते रहते हैं, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी इंटरेस्ट लेगा नहीं लेगा, करेगा नहीं करेगा, तो साफ बात पता लगती है कि आप केवल अपने टारगेट्स पूरा करने के लिए काम करते हैं। केवल अपने टारगेट्स। आपको कोई लेना देना नहीं है किसी भी आदमी से कि वो सफल होता है या नहीं होता है।
आप थोड़ी बात करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कुछ समय समझाने का प्रयास करते हैं, नहीं मानता है, छोड़ देते हैं। तो ये साफ साफ आपका स्वार्थ बताता है। इसीलिए हमें लोगों को इस बिजनेस में लेकर आना है, ऐसे लोगों को बिजनेस में लेकर आना है, और उन लोगों के साथ जो लोग काम करना चाहे, और उन लोगों के साथ फिर हमें पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होकर काम करना है। अगर 5 ठोस होने के सवालों के उसके जवाब कमजोर हों, तो बेहतर होगा कि आप कोई नया ग्राहक खोज लें। जो संभावित ग्राहक कमजोर प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी कार्यशैली भी कमजोर होगी, और वे लगातार आपका समय बर्बाद करेंगे। प्राथमिकताओं और सपनों से भरे ग्राहक निश्चित ही सफल होंगे, भले ही आप उनकी सहायता करें या ना करें। तो पहले तो हमें यही चुनना पड़ेगा ना, कि उनके पास कुछ सपने हैं या नहीं है, और उनकी कुछ प्राथमिकताएं हैं या नहीं। प्राथ, प्राथमिकता वाले संभावित ग्राहक हमेशा सफल होंगे। आप केवल गति इस प्रक्रिया की गति बढ़ा सकते हैं। हम ऐसे लोगों को खोजें जो लोग वास्तव में ही सफल होना चाहते हैं। तो हम उनके साथ काम करेंगे, तो पक्की बात है कि इस प्रक्रिया में हम भी सफल हो सकते हैं। हमारे काम करने से सिर्फ एक ही काम होगा, कि वो गति बढ़ सकती है। वो गति बढ़ सकती है, उन तक वो सूचनाएं सही तरीके से पहुंच सकती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाना एक बगीचा लगाने की तरह है। आप जमीन खोदते हैं, खाद डालते हैं, घास फूस को हटा देते हैं, और यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह बुरे मौसम से बचा रहे। पर फिर भी कुछ ही बीज उग पाते हैं, जबकि बाकी नष्ट हो जाते हैं। आप केवल यह कर सकते हैं कि आप उन्हें खाद पानी दें और घास फूस को हटा दें। मजबूत बीज आपकी देखभाल के बिना भी पनप जाएंगे। अगर आप कमजोर बीज बो रहे हैं, तो आपको हमेशा उनकी देखभाल करनी होगी, और उनके आगे बढ़ने की आशा करनी होगी। सतीश पंडित जी ने अपनी कुछ ऑडियोज में इस बारे में कहा है कि यदि हम कुछ समझदार, पढ़े लिखे या विचारशील लोगों को लेकर आते हैं, तो वो उनको हमें लेकर बिजनेस में लेकर आने के लिए 100 तरह की स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो इस बिजनेस में आ जाएंगे, तो उसके बाद उनको चलाना बहुत आसान होगा, वो खुद चल पड़ेंगे। लेकिन वहीं कमजोर लोगों को यदि हम लेकर आते हैं, जबरदस्ती लेकर आते हैं, तो हमें उनके साथ लगातार मेहनत करती रहनी पड़ेगी, और वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कमजोर बीज बो रहे हैं, तो आपको हमेशा उनकी देखभाल करनी होगी, और उनके बढ़ने की आशा करनी होगी। यह सोचने की गलती कभी ना करें कि एक कमजोर बीज को प्रोत्साहन दिया जाए तो वह एक मजबूत और सुंदर पौधे के रूप में बदल सकता है। ऐसा कभी कभार ही होता है। असली रहस्य है मजबूत बीज बोना। यही 5 ठोस सोने के सवालों का लक्ष्य है। इससे पहले कि आप उन्हें बोने का फैसला करें, ये सवाल बीज की संभावित शक्ति का परीक्षण करेंगे। उसकी 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 उसका एग्जामिनेशन हो जाएगा कि हाँ, वो मजबूत है या नहीं है, और वो आगे चल के एक बड़ा काम कर सकता है या नहीं। अगर कोई संभावित ग्राहक सवालों का जवाब देते समय मजबूत नहीं लगता, तो वह आपके लिए गलत ग्राहक हो सकता है। शायद उसका समय निर्धारण ही गलत हो, या वह केवल आपके सामानों का खरीदार ही बन सकता हो। आप भले ही कितने भी संभावित ग्राहकों को प्रायोजित करें, पर अपना अधिकतर समय मजबूत बीजों को दें। समूह के साथ सूची का प्रयोग। थोड़े से अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपने संभावित ग्राहकों के समूह के सामने प्रस्तुति करने का एक आश्चर्यजनक तरीका खोज लिया है। आप या तो तैयार पीएमएफ सूची का इस्तेमाल कर सकते हैं, या लोगों के समूह से पूछ सकते हैं कि वे नेटवर्क मार्केटिंग समूह में क्यों शामिल होना चाहेंगे। तैयार सूची के साथ आप किसी से भी यह सवाल पूछ सकते हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, और फिर रुक जाएं। इसी प्रक्रिया को दूसरे और तीसरे संभावित ग्राहक के साथ दोहराएं, और बहुत जल्दी आप पाएंगे कि पूरा समूह आपको बता रहा होगा कि वे इस बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं। अगर आप प्रस्तुति के दौरान हाथ से सूची बनाना ज्यादा पसंद करते हो, तो प्राथमिकता बताने वाले हर व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, आपने इसी को क्यों चुना, और फिर सभी सवालों को एक एक करके पूछते जाएं। यह बड़ा मजेदार होगा, जब पूरा समूह एक दूसरे को बताएगा कि शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है, और इस दौरान आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल अपना सिर हिलाते रहना रहना है, और उनका उत्साह बढ़ाना है। सही बटन दबाएं, योजना दिखाएं। इसे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज यहीं तक पूरा करते हैं। सही बटन खोजें, हमने पूरा कर लिया। यहाँ पर 4 कुंजियों की तकनीक है, जिसमें से 2 हम पूरी कर चुके हैं, 2 बाकी रह गई हैं, वो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। आप सभी लोगों के जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।